भारत को समझने के कई रास्ते हैं। कुछ किताबों से होकर गुजरते हैं तो कुछ सीधे इसके दिल तक जाते हैं। आज के सफर में हम दोनों रास्तों पर चलेंगे। तो चलिए कुछ दिलचस्प कहानियों से शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में जॉर्जी गॉस्पोडिनोव की टाइम शेल्टर ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। ये हमें याद दिलाता है कि कहानियां कैसे पूरी दुनिया को आपस में जोड़ सकती हैं। और फिर एक कहानी है नेल्सन मंडेला की, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे देश का भविष्य ही बदल कर रख दिया। और हाँ, महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक अकेले इंसान की वो यात्रा जिसने पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा दी। लेकिन जैसे एक व्यक्ति देश को आकार दे सकता है, वैसे ही भारत में एक क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश की राजनीतिक दिशा तय करता है। तो चलिए अब अपना ध्यान उस जगह पर केंद्रित करते हैं। तो हम आ गए हैं खंड 1 पर, फोकस द हार्टलैंड स्टेट। कहा जाता है कि यहाँ भारत की राजनीतिक धड़कन सबसे तेज सुनाई देती है। सोचिए, दशकों तक कांग्रेस का शासन और फिर मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनना, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप था। पर सवाल ये है कि इस तरह के बड़े बदलावों की लहरें आखिर उठती कहाँ से हैं? भारत में सत्ता का असली केंद्र कहाँ है? 1 अरब से ज्यादा लोगों के इस विशाल देश में ऐसा लगता है कि सत्ता किसी एक जगह पर तो हो ही नहीं सकती। ये शहरों, गांवों और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच बटी हुई लगती है। लेकिन एक जगह है, एक ऐसी जगह जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। 80। जी हाँ, 80। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है सत्ता की चाबी। लोकसभा की 80 सीटें, मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है कि जो भी इस एक राज्य को जीतता है वो राष्ट्रीय राजनीति की बाजी ही पलट सकता है। और बात सिर्फ सीटों की नहीं है। जब भारत ने अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री को चुना तो एक नया इतिहास रचा गया। सुचेता कृपलानी ने नेतृत्व में एक नया अध्याय लिखा। पर सवाल ये है कि उन्होंने ये इतिहास रचा कहाँ? जवाब है उत्तर प्रदेश। ये राज्य सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बनाता, बल्कि सामाजिक बदलाव की नींव भी रखता है। यहाँ से जो आवाज उठती है ना, वो पूरे देश में गूंजती है। तो चलिए अब खंड 2 में चलते हैं, आंकड़ों में यूपी। अब जब हम ये जानते हैं कि ये राज्य कितना महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसके आकार और इसकी विविधता को जरा आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। देखिए, सत्ता का केंद्र हमेशा एक जगह नहीं रहता। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे उत्तर प्रदेश की शक्ति आगरा के मुगल गौरव से प्रयागराज के प्रशासनिक केंद्र और फिर लखनऊ के नवाबी शान तक सफर करती रही। हर शहर अपने आप में एक अलग युग की कहानी है। इसका नाम उत्तरी प्रांत सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को बने इस राज्य की पहचान इसकी भौगोलिक स्थिति से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। जरा इसके पैमाने की कल्पना कीजिए। ये राज्य भारत के एक बड़े हिस्से से जुड़ा हुआ है। ये इसे व्यापार, संस्कृति और राजनीति का एक कुदरती चौराहा बना देता है। जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो अक्सर घने शहर और खेत ही दिमाग में आते हैं। लेकिन जरा यहाँ देखिए, सोनभद्र जैसे जिले भी हैं जहाँ 36% से भी ज्यादा इलाका जंगलों से ढका हुआ है। ये इस राज्य की अविश्वसनीय पर्यावरणीय विविधता का सबूत है। ये एक ही राज्य की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है जौनपुर, जहां लिंगानुपात 1024 है, और दूसरी तरफ है आधुनिक शहर गौतम बुद्ध नगर, जहां ये सिर्फ 851 है। ये आंकड़े राज्य की सामाजिक जटिलताओं और चुनौतियों को साफ साफ दिखाते हैं। और ये राज्य सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये लगातार आधुनिक भी हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये विकास की वो धमनियां हैं जो राज्य के दूर दराज के कोनों को बड़े बड़े आर्थिक केंद्रों से जोड़ रही हैं। अब आते हैं खंड 3 पर, एक राज्य कई भारत। ये सारे आंकड़े और इतिहास के हिस्से मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, जो दिखाती है कि कैसे ये एक राज्य अपने आप में पूरे भारत की कहानी कहता है। जरा सोचिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू दोनों ने इसी राज्य में इतिहास रचा। ये साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश हमेशा से नेतृत्व का एक कितना महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। चौधरी चरण सिंह से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह तक उत्तर प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये इस राज्य के राजनीतिक शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। तो बात एकदम साफ है,
राजनीतिक शक्ति से लेकर भौगोलिक और सामाजिक विविधता तक, उत्तर प्रदेश भारत की जटिलता का एक सूक्ष्म जगत है। इसे समझना एक तरह से पूरे भारत को समझना है। तो सवाल ये उठता है, अगर एक अकेले राज्य में इतनी शक्ति, इतना इतिहास और इतनी विविधता हो सकती है, तो ये पूरे राष्ट्र के बारे में क्या बताता है? शायद ये कि भारत को समझने के लिए हमें इसकी हर एक परत को